प्रिय छात्रों, कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत आज हम लोग सांख्यिकी अर्थात स्टैटिक्स का अध्ययन करेंगे, जो कि एनसीईआरटी की इस पुस्तक में 14वां लेसन है। हम सांख्यिकी को पिछले क्लास में अर्थात 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। एक बार पुनः हमें सांख्यिकी को 10वीं कक्षा में पढ़ना है, तो हम यहाँ पर फिर से एक बार सांख्यिकी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ताकि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप आसानी से लगा सकें। अब देखिए, सांख्यिकी होता क्या है। तो यहाँ पर हम सांख्यिकी को इस रूप में कह सकते हैं कि सांख्यिकी जो है वह गणित की ही एक शाखा है। यहाँ पर हमने कहा कि सांख्यिकी गणित की एक शाखा है, जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। बताया गया कि सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण एवं विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। अब यहाँ पर हमें सांख्यिकी को इसके आधार पर समझना है कि जब यह सांख्यिकी गणित की एक शाखा है, तो इसमें जो नाम आया आंकड़ों का एकत्रीकरण, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अगर हम यह कहें कि एक गांव है जिसमें 1000 व्यक्ति रहते हैं, एक गांव में 1000 व्यक्ति रहते हैं, और यदि हम उन व्यक्तियों के वजन की एक डाटा तैयार करें, डाटा जिसको हम हिंदी में आंकड़े कहते हैं, आंकड़ा, तो उस व्यक्तियों के वजन की जो डाटा हमने तैयार किया वह क्या कहलाया? आंकड़ा कहलाया। यानी उसको हमने क्या किया? 1000 व्यक्तियों के वजन के जो है डाटा को हमने क्या किया? एकत्रित किया। वही क्या कहलाता है? आंकड़ों का एकत्रीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि 1000 व्यक्ति हैं, तो उसमें जो है किसी का वजन 30 केजी होगा, किसी का 20 केजी होगा, किसी का 50 केजी होगा, किसी का 60 केजी होगा, किसी का 15 केजी होगा। यानी इस तरह से बहुत होंगे। फिर किसी ऐसे व्यक्ति का होगा जिसका 20 केजी होगा, 30 केजी होगा। बहुत ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका वजन सेम होगा, और बहुत ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका वजन सेम नहीं होगा। तो इन व्यक्तियों के वजन को एकत्रित करना ही क्या कहलाता है? आंकड़ों का एकत्रीकरण कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद आया नाम क्या? वर्गीकरण क्या होता है? तो वर्गीकरण का सीधा अर्थ यह है
कि इन आंकड़ों में कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो मान लीजिए 15 kg वाले होंगे, तो 15 kg वालों को क्या किया हमने, एक पास लिखा। 15 kg वालों का वजन क्या किया हमने, एक पास लिखा। फिर ऐसे होंगे जो 20 kg वाले होंगे तो उनका वजन हम एक पास रखेंगे। 30 kg वाले होंगे उनका वजन, देखिए ये वर्गीकरण कहलाता है। यानी एक वर्ग के अंतर्गत हमने क्या किया, इन डाटा को हमने लिख दिया। अर्थात एक वर्ग के अंतर्गत हमने उन व्यक्तियों के वजन को क्या कर दिया, लिख दिया। यानी उनमें भी हमने क्या कर दिया, एक वर्गीकरण कर दिया। अब इसके बाद कहता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का मतलब हुआ कि हम इस चीज को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। यानी प्रस्तुतिकरण का मतलब हुआ दर्शाना, समझ रहे हैं ना। यानी इसको हम एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक नियम के तहत उसको क्या करेंगे, हम दर्शाएंगे। अर्थात किसी न किसी कॉलम में, किसी न किसी जो है यानी जो है रो में हम इसको दर्शाते हैं। वह दर्शाना ही क्या कहलाता है, प्रस्तुतिकरण कहलाता है। फिर इसके बाद है विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। अर्थात इसका मतलब यह है कि हम विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। अर्थात इन आंकड़ों का विश्लेषण का मतलब हुआ छानबीन, ठीक है ना। यानी इसको कह सकते हैं छानबीन, ठीक है ना। यानी उन आंकड़ों का छानबीन करके उसकी क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। तो ये जो घटनाएं होती हैं वह सांख्यिकी के अंतर्गत आती है। अर्थात सांख्यिकी क्या है, तो किसी दिए गए आंकड़े का हम क्या करते हैं, एक निश्चित मान प्राप्त करते हैं, जिसमें से जिस व्यक्ति के आंकड़े अर्थात जिस व्यक्ति का डाटा आपसे मांगा जाए तो तुरंत आपके जो है क्या होना चाहिए, एक पेज पर होना चाहिए उस व्यक्ति का डाटा। वो चीजें निकालना ही क्या कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है। अब बात करें हम कि सांख्यिकी में आपने 9th क्लास में क्या क्या पढ़ा। तो सांख्यिकी में आप 9वीं कक्षा में किसी दिए गए आंकड़े का माध्यक एवं बहुलक ज्ञात करना यानी निकालना सीखा। तो किसी दिए गए आंकड़े का माध्यक बहुलक निकालना ही क्या कहलाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक कहलाता है। अर्थात बताया गया क्या कि किसी दिए गए आंकड़ों का माध्यक बहुलक ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक कहलाता है। देख लीजिए मैं लिख देता हूं, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक कहलाता है। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से जाना जाता है। अर्थात किसी दिए गए आंकड़े का माध्यक एवं बहुलक निकालना क्या कहलाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक कहलाता है। अब देखिए हमें तो भाई यहाँ भी माध्यक और बहुलक ही ज्ञात करना है। इसके अलावा भी एक है तो वो हम बताएंगे इसके बाद कि हमें इसके बाद क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें माध्य निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पर अब बात की जाएगी माध्य निकालने की, ठीक है। तो देखिए किसी दिए गए आंकड़े का माध्य ज्ञात करना हो तो माध्य ज्ञात करने के लिए जो आंकड़े दिए जाते हैं वह दो तरह के दिए जाते हैं। एक अवर्गीकृत आंकड़ों का जो है हमें क्या करना होता है, माध्य ज्ञात करना होता है, और एक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना होता है। तो हमें माध्य ज्ञात करने के लिए दो चीजें दी जाती हैं, आंकड़े दिए जाते हैं। एक पहला जो दिया जाता है वो क्या है भाई, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। देखिए तो पहले हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़े दिए जाएंगे तो उससे हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे, और फिर वर्गीकृत आंकड़े दिए जाएंगे उससे भी हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो अवर्गीकृत में क्या मिलता है, अवर्गीकृत में दो तरह के आंकड़े दिए जाते हैं। इसमें जो पहला होता है वह होता है कि जब
जब आंकड़ों की बारंबारता बंटन न दिया गया हो, जब आंकड़ों की बारंबारता बंटन न दिया गया हो, अर्थात बारंबारता बंटन न दिया गया हो, अर्थात जब आंकड़ों की बारंबारता बंटन के रूप में न दिया गया हो, यह भी कह सकते हैं हम कि जब आंकड़ों की बारंबारता बंटन के रूप में न दिया गया हो, अर्थात जब यहां आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में न दिया हो, के रूप में न दिया गया हो, न हो, यहां डायरेक्ट लिख दे रहे हैं न हो। देखिए, अवर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्य ज्ञात करना होता है, इसमें दो तरीके के आंकड़े दिए गए होते हैं। एक, जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में न हो, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ बारंबारता बंटन, तो बारंबारता बंटन ये कहता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम लिख रहे हैं 1 2 1 3 1 4 2 जो है 5 2, ऐसे फिर लिख दिया हमने। तो ये एक आंकड़ा दिया, हमने डाटा तैयार किया आंकड़ा, तो इस आंकड़े के बारंबारता बंटन के रूप में न दिया हो, अर्थात इसका मतलब यह है कि ये कितने आंकड़े हैं भाई, तो आंकड़े हैं 1 2 3 4 5 है, लेकिन इसकी बारंबारता यानी इसकी जो है यानी संख्या का रिपीटेशन कह सकते हैं आप, अर्थात यहां पर ये कह सकते हैं कि इसकी जो आवृत्ति है वो कितनी बार है। देखिए 1 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो ये 3 इसकी बारंबारता कहलाएगी। 1 की बारंबारता कितनी होगी, 3 होगी। अब देखिए 1 के 2 कितनी बार आया है, तो 1 2 3, ये भी 3 होगी। इसके बाद 4 कितनी बार है, तो 3 कितनी बार है, 1 बार है। 4 कितनी बार है, 1 बार है। 5 कितनी बार है, 1 बार है। तो इसकी बारंबारता ये जो है यहां पर इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो इस रूप में न दिया गया हो। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है तो इसमें दो तरीके होते हैं। एक, जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में न हो, तो उस स्थिति में हम उसका माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम यह बात मान सकते हैं कि माना यन प्रेक्षण, यहां पर हम लिख सकते हैं माना यन प्रेक्षण कौन कौन से प्रेक्षण है, माने प्रेक्षण का मतलब यह आप यन बार करते हैं, तो यन प्रेक्षण x1 यहां लिख दे रहे हैं हम x1 कामा x2 कामा x3 कामा अप टू डॉट डॉट, यहां पर मान लीजिए xn बार दिया गया, अर्थात सीधे सीधे मैं इस बात को कह सकता हूं कि मान लिया हमने कि एक आंकड़ा है जो x1 x2 x3 अप टू डॉट डॉट xn तक दिया गया है, अर्थात इन आंकड़ों की बारंबारता नहीं दी गई है। मतलब x1 इसमें सिर्फ एक ही बार आया है, x2 इसमें सिर्फ एक ही बार है, x3 सिर्फ एक ही बार है, xn तक की जितने भी आंकड़े यानी डाटा दिए गए हैं उसमें एक ही बार है। तो इस आंकड़े का हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो आपको 9th में बताया गया था कि माध्य को ज्ञात करने के लिए हम x लिखते हैं और इसके ऊपर क्या करते हैं, x बार लिखते हैं, तो यह माध्य को प्रदर्शित करता है। तो माध्य बराबर क्या होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी आंकड़ों को जोड़ लेंगे, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू डॉट डॉट xn, और टोटल का बटा क्या हो जाएगा, जितने आंकड़ों की संख्या होगी 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट कितने हैं, n है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, n लिख देंगे। तो या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बार बराबर, हम इसको थोड़ा और यानी सभी जोड़ों को हम कहते हैं सिग्मा, और यहाँ पर लिख दिया हमने xi, और i की वैल्यू क्या है, i बराबर 1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, और बटा क्या है, n है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x बार बराबर। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया, एक
अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य निकाला जिस आंकड़े में बारंबारता बंटन नहीं दिया गया था, अर्थात उस आंकड़ों की बारंबारता बंटन के रूप में आंकड़ा नहीं था, तो उस स्थिति में उसका माध्य क्या होता है, x बार बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू डॉट डॉट xn बाई n होता है। तो x बार की वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा x i अपान क्या होगा n, जहां i की वैल्यू इसको हम प्रसार करेंगे तो यही मिलेगा, ठीक है ना। जहां हम लिख सकते हैं इस बात को कि जहां सिग्मा एक्स आई बराबर 1 से शुरू होगा n तक, इसका मान क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू डॉट डॉट xn तक होता है, ठीक है। अब देखिए इस पर एक उदाहरण हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक आंकड़ा दिया गया हो, इस रूप का हो। जैसे मान लीजिए कोई आंकड़ा दिया हो, आंकड़ा किस रूप का दिया हो, 1 मान लीजिए 2 5 7 2 दिया हो या 3 दिया हो, ठीक है ना। ऐसे आंकड़े दिए गए हों तो हम क्या करेंगे, पहले गिनेंगे इन आंकड़ों को। यह मान लीजिए x1 होगा या x2 x3 x4 x5 है, तो इसका मतलब x बार बराबर क्या होगा, सबको जोड़ दीजिए 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 अपान क्या होगा 1 2 3 4 5, तो 5 कर दीजिए। x बार बराबर क्या होगा भाई, तो देख लीजिए 7 3 10 हो गया, और 10 5 15 16 17 18 बटा क्या हो गया 5 हो गया। तो अब इसको काट दीजिए, तो काटेंगे तो कितना होगा, 5 से काटिए, 5 5 3 15 होगा, दशमलव आएगा क्योंकि 15 3 होगा, दशमलव लगाएंगे 30 होगा, 5 6 30 3.6 होगा, यानी x बार बराबर क्या आ गया 3.6। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जब एक आंकड़ा इस प्रकार दिया गया हो जिसकी बारंबारता बंटन न दी गई हो, तो उस स्थिति में हम उस आंकड़े का जो है माध्य ज्ञात कैसे करते हैं, तो उन सभी आंकड़ों को हम जोड़ लेते हैं और उनकी जितनी आंकड़ों की संख्या होती है उससे हम उसमें भाग देते हैं, तो उस आंकड़े का माध्य क्या होता है, ज्ञात हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर जब आंकड़ों की बारंबारता दी गई हो, तो देखिए अब इसमें दूसरा क्या होगा, इसमें अवर्गीकृत में दूसरा होगा जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में हो। तो जब बारंबारता बंटन के रूप में हो, अर्थात जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में दिया हो, तब उसकी जो है माध्य हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम यह मान लें पहले कि माना कि एक आंकड़ा जिसमें n प्रेक्षण उसके दिए गए हैं वो किस तरह से हैं, तो मान लिया n प्रेक्षण वाले आंकड़े कौन है भाई, x1 कामा x2 कामा x3 कामा अप टू डॉट डॉट xn है। तो ये आंकड़े हैं n प्रेक्षण वाले आंकड़े। माना कि n प्रेक्षण वाले आंकड़े n प्रेक्षण इतने हैं तथा इनकी बारंबारता क्रमशः f1 कामा f2 कामा f3 कामा f4 अप टू डॉट डॉट fn है। तब इस आंकड़े का माध्य कितना होगा, माध्य अर्थात x बार कितना होगा। तो अब देखिए हमारे पास जो आंकड़े थे वह x1 x2 x3 अप टू डॉट डॉट xn है, और इन आंकड़ों की बारंबारताएं क्रमशः f1 f2 f3 f4 है। अर्थात जो मैंने आपको शुरू में बताया कि कुछ आंकड़े इस प्रकार दिए गए होंगे, तो यहां पर जो आंकड़े हैं वो कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 तक है। देखिए तो इनमें इनकी बारंबारताएं कितनी दी गई हैं, तो इसमें 1 जो है कितनी बार है, 2 बार आया है, 2 कितनी बार है, 3 बार है, 3 कितनी बार है, 1 बार है, 4 कितनी बार है, 1 बार है, 5 कितनी बार है, 1 बार है। तो ये इसकी बारंबारता है। ठीक उसी तरह से ये आंकड़े दिए गए हैं, तो ये आंकड़े हैं, इन आंकड़ों की बारंबारताएं क्रमशः यानी x1 की बारंबारता f1 बार है
अर्थात 1 F1 बार आया है। कहने का मतलब 1 अगर x1 है, ये अगर x1 है तो ये कितनी बार है, यह 2 बार है, अर्थात F1 है यह x1 और ये क्या है F1, यह x2 ये क्या है F2, x3 F3, ये इनकी बारंबारताएं दी गई हैं। तो उस स्थिति में इस आंकड़े का माध्य कितना होगा, तो यहां पर x बार बराबर क्या होगा, तो हम क्या करते हैं x1 F1 प्लस x2 F2 प्लस x3 F3 और इसी तरह से प्लस अप टू डॉट डॉट ये चलता रहता है, प्लस अप टू डॉट डॉट xn Fn और टोटल का बटा कितना होगा, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस अप टू डॉट डॉट Fn तक होता है। हम इसको, यही हमारा सूत्र है x बार ज्ञात करने का, अर्थात माध्य ज्ञात करने का। हम इसको थोड़ा और लिख सकते हैं, x बार बराबर, इसका मतलब यह हुआ कि सिग्मा यानी एक विशेष प्रकार का जोड़ सिग्मा xi इंटू Fi होगा और i बराबर क्या होगा 1 से n तक होगा। अब बटा यहाँ पर लिख सकते हैं सिग्मा Fi और i बराबर फिर 1 से n तक। तो ये जो वैल्यू हमें प्राप्त हुआ वह x बार का प्राप्त हो चुका है। देखिए इसका मतलब जहाँ आप इस बात को लिख सकते हैं कि जहाँ क्या है भाई सिग्मा यह xi Fi और i बराबर 1 से लेकर n तक, इसकी वैल्यू क्या होती है x1 F1 प्लस x2 F2 प्लस अप टू डॉट डॉट xn Fn होता है। और सिग्मा Fi i बराबर 1 से लेकर n तक, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस अप टू डॉट डॉट Fn तक होती है। तो इस पर एक उदाहरण ये हम दे सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई आंकड़े दिए गए हों, उनकी बारंबारता दी गई होगी, तो हम क्या करेंगे, उन आंकड़ों का गुणनफल कर देंगे और उन सबको जोड़ देंगे और बटा उसकी जो बारंबारताएं दी गई होंगी उससे हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, उस अवर्गीकृत दिए गए आंकड़े का हमें माध्य ज्ञात हो जाएगा। इसके आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।